गुड मॉर्निंग, अस्सलामुअलैकुम। सुनो पाकिस्तान की अहम खबरों से भरी हुई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नजफ राजा। आज हफ्ते का पहला रोज़ है। उम्मीद है आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा और आपने इन छुट्टियों को खूब इंजॉय किया होगा। और मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं उज़ैर मलिक। और जनाब, जिस तरह से आप सब जानते हैं, हमें आपकी खैर खैरियत मतलूब होती है और हफ्ते का पहला आज वर्किंग डे है। और ये पहला वर्किंग डे और इसकी सुबह आज लाहौर में कुछ इलाकों में धुंध भी लेकर आई है। तो जनाब, धुंध को चीरते हुए हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आपके लिए लेकर आए हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ साथ इंटरटेनमेंट, इंफरटेनमेंट और हेल्थ टिप्स से सजा एक और शो, जिसके लिए हम डिफरेंट सोशल इश्यूज कलेक्ट करते हैं, उन पर बात करते हैं, माहिरीन की राय जानते हैं और उनका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं आपके कीमती फीडबैक की रोशनी में। प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इस साल की पहली पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इंसदाद पोलियो मुहिम 3 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक जारी रहेगी, जिसके दौरान मुल्क के करोड़ों बच्चों और बच्चियों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि गुज़श्ता साल मुल्क में पोलियो के तकरीबन 77 केसेस सामने आए, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज और पोलियो के हवाले से एक बड़ा सेटबैक था। इस साल की अगर हम बात कर लें तो अभी तक जनवरी में भी सिर्फ 1 केस रिकॉर्ड हुआ है और वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि हमें हर कीमत पर पोलियो का पाकिस्तान से खात्मा करना है। तो हमारी इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से अपने तमाम नाजरीन से ये रिक्वेस्ट है कि छोटे बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलाएं, क्योंकि हम सब मिलकर ही पाकिस्तान को इस मूजी मरज से पाक कर सकते हैं। और अब प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आज मुल्क भर में मौसम कैसा रहेगा, जो हमें बताती हैं नजफ राज। आइए आपको वेदर अपडेट्स देते हैं। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार है। बालाई इलाकों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। शदीद बर्फबारी से मामलाते जिंदगी मुअत्तल होकर रह गए हैं। मरी में बर्फबारी के बाद पंजाब और सिंध में जाती सर्दी लौट आई है। ठंडी हवाओं से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम बलाए खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला मजीद चंद दिन तक जारी रहने का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां खून जमा देने वाली सर्दी का राज बरकरार है। निज़ाम जिंदगी मुंजमद होकर रह गया है। गिलगित में दर्जा हरारत कम से कम -11 और ज़्यादा से ज़्यादा -2 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात करते हैं। स्कर्दू में कम से कम पारा -15 और ज़्यादा से ज़्यादा -4 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। अब जन्नत नज़ीर वादी आज़ाद कश्मीर का रुख करते हैं, जहां वादी शदीद सर्दी की लपेट में है। वादी लीपा, वादी नीलम में बर्फबारी से मकामी अफराद की मुश्किलात बढ़ गई है। मुजफ्फराबाद में कम से कम दर्जा हरारत -1 और ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की बात करते हैं, वहाँ पर मतला अबर आलूद है। कम से कम पारा -3 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आज़ाद कश्मीर के बालाई मकामात पर बर्फबारी से रास्तों की बंदिश का अलर्ट जारी किया है। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पेशावर में दर्जा हरारत कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात करते हैं। सवात में कम से कम पारा 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मानसहरा के बालाई मकामात दीर बाला, चित्रार, मालम जब्बा और कालाम के पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। और अब सुबह पंजाब का मौसम आपके साथ शेयर करते हैं। मरी में बर्फबारी के बाद ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, जहां जाती सर्दी लौट आई है। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके एक बार फिर धुंध की लपेट में हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का तस्करा करें, वहां पर कम से कम दर्जा हरारत 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री रहने की तवक्को है। इस्लामाबाद की बात करें, वहां पर कम से कम पारा 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री रहने का इम्कान है। मुल्तान की तरफ चलते हैं, वहां पर कम से कम दर्जा हरारत 8
और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में हल्की बारिश का इम्कान है। लाहौर, कसूर, उकाड़ा, ननकाना, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, गुजरांवाला और हाफजाबाद में सुबह और रात के औकात में धुंध पड़ने की तवक्को है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं सुबह बलोचिस्तान का मौसम, जहां कोयटा समेत शुमाली अजला शदीद सर्दी की लपेट में हैं। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम -6 और ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, ज़ियारत, पशीन, जो, कल्लात, मस्तूम, नोशकी, चागी, तुरबत और गवादर में हल्की बारिश की पेशगोई की है। और आखिर में हमेशा की तरह रुख करते हैं सुबह सिंध के मौसम की तरफ, जहां मौसम सर्द और खुश्क है और रोशनियों के शहर कराची में दर्जा हरारत कम से कम 13 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की बात करें, वहां पर कम से कम 12-11 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर मकामात पर मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। तो नाज़रीन, मौसम की मज़ीद अगर हम बात करें तो बालाई इलाकों में बारिशों और बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी का राज देखने को मिल रहा है। और मरीब की अगर हम बात करें तो मलिका कोसार में बारिश के बाद अब इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि पंजाब और सिंध में भी ठंडी हवाओं के बायस जाती सर्दी लौट सकती है, यानी सर्दी को रिवर्स गियर लग सकता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का खुश आमदीद। आपसे ये जानना चाहेंगे कि 3 फरवरी तक पंजाब और सिंध में बारिशों की पेशगोई की गई थी, लेकिन उस तरह से बारिशें नहीं हुई जिस तरह से पहले हुआ करती थी। क्या वजह है इसकी? क्या आइंदा दिनों में बारिशों का कोई इम्कान है? जो कभी बेशी रह गई वो पूरी हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो पेशन गोई थी वो तो मेरे ख्याल में वही शुमाली इलाका जात के लिए थी, जैसे मरी में बर्फबारी हुई और इसी तरह से उधर स्कर्दू में कुछ ना कुछ बर्फबारी हुई और हल्की फुल्की बारिश हुई। इस्लामाबाद में भी बूंदाबांदी और दीगर जगहों पर भी हल्की फुल्की बारिश हुई। तो इतनी ही की तवक्को थी, क्योंकि इससे ज़्यादा इस स्पेल में तो इतना वो नहीं था, सकत नहीं थी कि ज़्यादा बारिश ज़्यादा इलाकों में बरसाता। अगले चंद दिन भी मौसम ज़्यादातर इलाकों में खुश्की है। बलोचिस्तान के चंद इलाकों में यानी मकरान डिवीजन में हो सकता है गवादर और उससे मलिका जिवानी वगैरह में कोई हल्की फुल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो जाए। और जनरली तो वही कोल्ड और ड्राई वेदर है। ये जो हल्की सी वेव निकली है तो उसके बाद ज़ाहिर है सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। और मेरे ख्याल में अगले कोई यानी आप कह सकते हैं 10-11 फरवरी के बाद अगला स्पेल मुतवक्की है, वो भी केपी के बेशतर इलाकों में और शुमाली पंजाब और फिर उधर। लेकिन एक और हल्की सी जो वेव इंडिया से गुजर रही है उसका कुछ ना कुछ असर लाहौर, फैसलाबाद और ऊपर चेलम, सियालकोट और नारोवाल वगैरह इस पट्टी पे हो सकता है कुछ ना कुछ बारिश 4 तारीख की रात को या 5 फरवरी को। जी बिल्कुल ठीक। सरदार साहब, हमें ये भी बताइए, मरी बर्फबारी की लपेट में है। जैसे कि हम जानते हैं गुज़िश्ता रोज़ 4 मीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई थी। सयाहों को इसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। हमें ज़रा इम्कानात, कुछ प्रेडिक्शंस दे सकते हैं कि मरी में मज़ीद कितनी बर्फबारी हो सकती है? देखिए, उसमें तो खैर हल्की स्नोफॉल हुई थी, मेरे ख्याल में 4 इंच हुई थी। 4 मीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, 4 इंच, 4 से 4.5 इंच इतनी हुई थी। और आगे अगले चंद दिन तो बिल्कुल खुश्क मौसम में, मैंने जैसे आपको बताया। और फिर 11 फरवरी, 11-12 फरवरी या 10 फरवरी से आप कह सकते हैं, 10 से लेकर 12 के दरमियान, उस दौरान में इम्कान है कि अच्छी बारिश भी और अच्छी बर्फबारी पहाड़ी इलाकों पर मुतवक्की है उस 2-3 दिन के स्पेल में। अच्छा सरदार साहब, बिल्कुल पहाड़ी इलाकों में अच्छा स्पेल आ सकता है बर्फबारी का, लेकिन आज हम देख रहे थे कि लाहौर में खासतौर पर, पंजाब के कुछ इलाकों में भी धुंध देखने को मिली है काफ़ी देर के बाद। क्या ये धुंध का सिलसिला दोबारा से शुरू हो रहा है? कोई टेम्परेचर मजीद गिर सकता है पंजाब? जी देखिए, जब जैसे आपने खुद जिक्र किया ना कि मरी वरी में और दिलदुनवा में कोई हल्की बारिश भी हुई है, बर्फबारी भी हुई है, तो उसके बायस मॉइस्चर आ जाता है खासा फिजा में ना। तो अब इसको ड्राई आउट होने में 1-2 दिन लगते हैं। तो जाहिर है वो जो वेव निकलती है तो उसके बाद फिर धुंध की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। तो अगले 2-3 दिन इसी तरह से फॉगी कंडीशन ही रहेंगी। पहले की निस्बत थोड़ा डेंस फॉग होगी तो पैचेस में ही, लेकिन ये कि थ्रू आउट द डे नहीं होती, वो अमूमन रात के जब फॉग होती है और सुबह 10-11 बजे तक रहती है फॉगी कंडीशन।
तो ये रहेंगी अगले 3-4 दिन, आप कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, डेंस फोग रहेगी लेकिन अब पैचेस में होगी। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का सरदार साहब। और अब प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि जनाब मुल्क में सर्दी तो बढ़ रही है मगर सियासी टेम्परेचर है कि नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा और हर गुजरते दिन के साथ सियासी माहौल में गर्मा गर्मी देखने को मिलती जा रही है। तहरीक इंसाफ की बात कर ली जाए जो कि अब 8 फरवरी को मुल्क भर में एहतजाज करने जा रही है, उसके लिए कमर कस ली है। बताया जा रहा है कि तैयारियां भी भरपूर हैं और इस बार बड़ी अच्छे तरीके से वो जनाब तैयारियां करेंगे और उसके साथ मैदान में आएंगे। ऐसे में हम देख रहे हैं कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जो बयानबाजी का सिलसिला है वो उरूज पर पहुंच चुका है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर ये दावा करते दिखाई दे रहे हैं कि 8 फरवरी को हम सवाबी में तारीखी जलसा करेंगे और साथ ही उन्होंने वफाकी हुकूमत को भी खबरदार किया कि इस बार हम तैयारी के साथ निकलेंगे। वज़ीर दाखिला और उनको लाने वाले इस गलत फहमी में ना रहें, हम उनके हथकंडों से डरने वाले नहीं। अगर इस बार लॉन्ग मार्च हुआ तो किसी से बात भी नहीं की जाएगी, यानी कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा पहले भी बंद किया गया और अब भी ये कहा जा रहा है कि आगे भी मुज़ाकरात नहीं होंगे। जुनेद अकबर ने यह धमकी भी लगा दी कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो फिर शाहराह रेशम, पाक अफगान शाहराह, मोटरवेज और जीटी रोड मुकम्मल बंद कर देंगे, यानी अपनी गिरफ्तारी की सूरत में उन्होंने मुतबादिल प्लान भी दिया। साथ ही वज़ीर आज़म को भी खबरदार करना नहीं भूले और कहा कि अगर हमारी हुकूमत आई तो शहबाज शरीफ के बच्चे ना रोए तो मैं पीटीआई छोड़ दूंगा। और साथ ही साथ आपको बताते हैं हुकूमत की जानिब से भरपूर जवाब दिया जाता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पीटीआई से दरख्वास्त की है कि 8 फरवरी को लाहौर में सैफ अफ्रीदी सीरीज़ का मैच हो रहा है। पीटीआई से दरख्वास्त है कि 8 फरवरी को एहतजाज ना करें। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर हमारी बात ना मानी गई तो फिर पीटीआई के साथ ऐसा ही होगा जैसे 26 नवंबर को हुआ था। तो ये तो अब बड़ा दिलचस्प मरहला होगा देखना ये कि अब ग्राउंड के अंदर मैचेस होंगे या फिर ग्राउंड के बाहर एहतजाज होगा, दमादम मस्त कलंदर होगा। लेकिन ऐसे में दूसरी जानिब कानूनी महाज भी खासा गर्म दिखाई दे रहा है। हुकूमत की जानिब से हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनातियों का सिलसिला जारी है और इतलात ये भी पहुंच रही हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट एलिवेट किए जाने का इम्कान है और उनकी जगह जस्टिस सरदार सरफराज डोगर को, जो कि लाहौर हाई कोर्ट में सर्व कर रहे हैं और 15वें नंबर पर हैं सीनियरिटी में, उन्हें हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए जाने का इम्कान है। जजेस की तैनातियों पर इस्लामाबाद की वकला तंजीमें आज भरपूर हड़ताल कर रही हैं और जबकि लाहौर हाई कोर्ट बार ने 26वीं तरमीम के खिलाफ 10 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का ऐलान भी कर रखा है। तो नाजरीन, इसी तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती का मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस खत लिख चुके हैं, वकला तंजीमें भी हड़ताल कर रही हैं। ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो भी तबादले हुए हैं वो बदनीयती पर मबनी है। ये मामला कितना शिद्दत इख्तियार कर सकता है? देखें, ये तबादले किसी फर्द वाहिद के अख्तियार में तो थे नहीं। आप ये नहीं कह सकते कोई एक बंदा जो है वो हुकूमत ने या एस्टेब्लिशमेंट ने अपने साथ मिलाकर ये तबादले कर लिए। आप देखें, मुल्क के 5 चीफ जस्टिस मुत्तफिक हुए हैं तो ये तबादले हुए हैं और 5 चीफ जस्टिस और 3 जज साहबान मुत्तफिक हुए हैं तो ये तबादले हुए हैं। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुत्तफिक हुए, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुत्तफिक हुए, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुत्तफिक हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुत्तफिक हुए, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मुत्तफिक हुए, फिर जाकर ये तबादले मुमकिन हुए हैं। और ये तबादलों का जो इख्तियार है ये कोई 26वीं आईनी तरमीम में तो दिया नहीं गया, ये तो पहले से आइन में मौजूद है कि अगर इस तरह चीफ जस्टिस साहिबान बाहमी तबादलों पर मुत्तफिक हो जाएं और वो जज साहब भी मान जाएं तो तबादला हो सकता है। लिहाजा ये तबादलों के लिए एक वसी मशावरत चाहिए होती है, ये कोई आसान काम नहीं है। जहाँ तक एहतजाज की बात है, वो पीटीआई का लीगल विंग जरूर उसमें जहाँ जहाँ वो जीता है वहाँ एहतजाज करने की कोशिश कर रहा है। मैं देख रहा था सिंध हाई कोर्ट बार ने कहा है तबादले बिल्कुल ठीक हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट बार कह रही है बिल्कुल ठीक हुए हैं, जहां जहां पीटीआई के कैंडिडेट्स जीते हैं वो कह रही हैं ठीक नहीं हुए हैं। और एक पॉलिटिकल लड़ाई। लेकिन मुजम्मिल साहब, कता कलामी की माजरत, अगर हिमायत है तो फिर मुखालिफत भी है, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, कुछ बार्स की जानिब से, कुछ वकला तंजीमों की जानिब से, ऑपोजिशन तहरीक इंसाफ की जानिब से। वो कहते हैं कि आप हाई कोर्ट से क्यों, लाहौर हाई कोर्ट की अगर बात कर लें तो वो कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट से आप क्यों लेकर जा रहे हैं जिनको आपने चीफ जस्टिस लगाना है? कमी तो जजेस की लाहौर हाई कोर्ट के अंदर है, आपको वहां पर जजेस तैनात करने चाहिए, आप बजाय वहां से कम करके इस्लामाबाद ले जा रहे हैं।
पहली दफा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट से जज ला के चीफ जस्टिस नहीं लगाया जाएगा। इकबाल हमीदुर रहमान साहब को भी लाहौर हाई कोर्ट से ला के इस्लामाबाद का चीफ जस्टिस लगाया गया था। 3 मिसालें मौजूद हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से जजेस को लाकर इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस लगाया गया है। पहली दफा तो नहीं हुआ। और 6 फरवरी लेकिन सर केसेस की पेंडेंसी जो है लाहौर हाई कोर्ट में, उसको बड़ा बुनियाद बनाया जा रहा है। कहते हैं इस्लामाबाद में तो ऑलरेडी बहुत कम है। देखें, 6 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में नए जजेस लग जाएंगे, एक वैकेंसी और क्रिएट हो गई, सही वहां जजेस लग रहे हैं। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मुल्क के 5 चीफ जस्टिस इस बात पर मुत्तफिक हुए ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हो रहा है उसके नतीजे में वहां जजेस का तबादला बहुत जरूरी है। आप इस फैक्टर को क्यों नहीं मानते कि ये कोई, मेरा मतलब है हुकूमत ने तो कर ही नहीं सकती जजेस का तबादला। मुल्क के 5 चीफ जस्टिस मुत्तफिक हुए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस किस्म की सियासत हो रही है उसके नतीजे में वहां पर नए जजेस दूसरे हाई कोर्ट से तबादला बहुत जरूरी है। तो वो 5 चीफ जस्टिस ने मिलकर ये 3 तबादले किए हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और जब मुल्क की अदलिया के 5 चीफ जस्टिस किसी बात पर मुत्तफिक हों तो हमें यकीनन ये समझना होगा कि वहां उस हाई कोर्ट में हालात ठीक नहीं थे, लिहाजा बाकी हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान और सब ने मिलकर ये स्टेप उठाया है। आप इस पहलू को क्यों नजरअंदाज कर? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मजीद थोड़ा सा आगे चलते हैं, मुल्की सियासत की बात करें तो 8 फरवरी को पीटीआई एहतजाज करने जा रही है। मोहसिन नकवी ने भी खबरदार किया है कि अगर 8 फरवरी को लाहौर में एहतजाज किया गया तो फिर पीटीआई के साथ ऐसा होगा जैसे 26 नवंबर को हुआ था। उन्होंने प्रॉपर एविडेंस देकर समझाने की कोशिश की है। मुझे ये बताइए, वज़रा की बयानबाजी से आपको नहीं लगता कि इससे मामला मजीद ख़राब हो सकता है, बिगड़ सकता है? देखिए, जुनैद अकबर साहब के जो आपने बयानात शुरू में बताए वो तो पीटीआई केपी के हेड हैं और सवाबी में जलसे के हवाले से तो कोई रुकावट नहीं है ना। वो सवाबी में जितना मर्जी बड़ा जलसा करें, सवाल तो लाहौर के जलसे का है कि उस दिन लाहौर में लाहौर और न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है, लिहाजा सियासी जलसा और मैच इकट्ठे नहीं हो सकते सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। एक आसान हल ये है कि पीटीआई शहर बदल ले, वो फैसलाबाद में कर ले, पिंडी में कर ले, सियालकोट में कर ले, मुल्तान में कर ले, जहां मैच नहीं है उस शहर में जलसे के लिए प्लान कर ले। और अगर वो बजिद है कि जिस शहर में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैच हो रहा है हमने उसी शहर में जलसा करना है, तो फिर यकीनन टकराव होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक रीजन मौजूद है कि इंटरनेशनल टीम्स आई हुई हैं, ट्राई नेशनल सीरीज है, लाहौर की सिक्योरिटी बीफ्ड अप होगी। हमारे यहाँ मुल्क में क्रिकेट वैसे ही बड़ी मुश्किल वापस आई है, कई साल वो श्रीलंका के वाक़े के बाद क्रिकेट टीमें यहाँ आती थी। तो इसलिए जैसे एससीओ समिट के मौके पर एहतजाज कॉल किया गया, फिर बाद में सेंस प्रिवेल की कि उस दिन एहतजाज नहीं हो सकता जिस दिन पाकिस्तान में एससीओ समिट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुजम्मिल साहब। देखना ये कि तहरीक इंसाफ क्या कोई मुतबादिल प्लान पे मानती है या फिर ये कॉल वापस ले लेती है 8 फरवरी से। लेकिन सर अब दूसरी जानिब हम देखें 26वीं आईनी तरमीम को लेकर दोबारा से शोर उठ रहा है, रोल बैक करने की बातें हो रही हैं, बिलावल भुट्टो साहब का बयान भी आ गया। सर क्या इस तरह की कोई इम्कानात या सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है? कोई खतरा है 26वीं आईनी तरमीम को? मुझे तो नहीं नजर आता कोई खतरा है 26वीं आईनी तरमीम को। मुझे लगता है कि पार्लियामान ने 26वीं आईनी तरमीम पास की है और अगर किसी जुडिशल एक्टिविज्म के जरिए, किसी अदालती फैसले के जरिए 26वीं आईनी तरमीम को खत्म किया भी गया तो पार्लियामेंट अगले दिन दोबारा तरमीम पास कर लेगी। क्या इस मुल्क की अदालतें पार्लियामेंट को ये हुक्म दे देंगी कि आप कोई तरमीम पास ही नहीं कर सकते? अगर आपने पार्लियामान और अदलिया की लड़ाई करानी है और महाजराई जो हमने पहले भी देखी है वो तो एक अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर 26वीं आईनी तरमीम को किसी जुडिशियल प्रोसेस के जरिए छेड़ने की कोशिश भी की गई तो पार्लियामेंट रिएक्ट करेगी और दोबारा इससे सख्त तरमीम पास करेगी। लिहाजा मुझे तो 26वीं तरमीम को कोई खतरा नजर नहीं आता कि जिन सियासी जमातों ने 26वीं आईनी तरमीम पास की है वो अभी भी इस पर मुत्तफिक हैं और स्टैंड लिए हुए खड़े हुए हैं। क्या मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मुझसे गलती हो गई है, मैं अब 26वीं आईनी तरमीम को वोट नहीं दूंगा, या बिलावल कह रहे हैं या एमक्यूएम कह रहे हैं या मुस्लिम लीग नून कह रहे हैं? जिन जमातों ने पास किया है वो आज भी मुत्तफिक हैं कि 26वीं आईनी तरमीम होनी चाहिए। मुझे लगता है अगर कोई ऐसी स्टेज भी आई कि इसको खत्म करने की कोशिश की गई ये दोबारा इससे सख्त तरीके से पास हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल ठीक।
मुझे इस हवाले से हमारे नाजरीन को भी बताइएगा कि बानी पीटीआई की नई सियासी हिकमत अमली कुछ सामने आई है, उस पर अपना कमेंट कीजिएगा कि हुकूमती और पार्टी ओहदे अलग अलग कर देंगे, क्योंकि पहले तो ये कहा जाता था कि एक वज़ीर आला वफाक पर चढ़ाई कर रहा है, अब ये इल्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। बानी पीटीआई ये हिकमत अमली, उनकी ये जो है नई हिकमत अमली कितनी मौसर, कितनी पॉजिटिव साबित होगी, आपको क्या लगता है? अगर तो केपी हुकूमत के वसाइल नहीं होंगे, अगर 1122 की गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां, आंसू गैस के काउंटर शेल्स और दूसरी तरफ पूरी केपी हुकूमत के वसाइल किसी लॉन्ग मार्च में साथ नहीं होंगे और एक सियासी जमात का लॉन्ग मार्च होगा, तो फिर तो अटक नहीं क्रॉस कर सकता। ये जब एक हुकूमत दूसरी हुकूमत को शिकस्त देती है, किसी सियासी जमात में ये ताकत नहीं होती कि वो रियासत को या हुकूमत को शिकस्त दे दे, क्योंकि सियासी जमात कोई अस्करी जमात तो होती नहीं है। जी हाँ। लिहाजा अगर तो एक हुकूमत के वसाइल ना हुए साथ, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर साथ ना हुआ, उसकी क्रेनें साथ ना हुई, उसका बाकी चीजें साथ ना हुई, तो फिर तो और बात है। लेकिन अगर आप एक हुकूमत के वसाइल लेकर दूसरी हुकूमत पर हमला करेंगे तो सब उस पर तनकीद करती हैं कि ये जो है निज़ाम को गिराने के मुतरादिफ। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज्जियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब आपका, और आपने अपना तज्जिया दिया। तो नाज़रीन, अब देखना ये है कि जुनैद अकबर साहब जो कि ऐलान कर रहे हैं कि वो जनाब 8 फरवरी को भरपूर एहतजाज करेंगे, सवाबी में जलसा होगा, मुल्क भर में भी एहतजाज रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो देखना ये कि केपी में तो उनकी हुकूमत है, सवाबी में वो बासानी एहतजाज जलसा कर लेंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है क्योंकि पीटीआई अंदर से इस वक्त टूट फूट का शिकार है। अली अमीन गंडापुर के सबसे बड़े मुखालिफ ग्रुप हैं जुनैद अकबर, आतिफ खान और ये सब लोग। तो अब देखना यह इन्हें जो टास्क मिला है और ये जो इनकी पहली असाइनमेंट है, हुकूमती मशीनरी के बिना ये इस पर कितना अमल दरामद कर पाते हैं, कितना भरपूर एहतजाज करवाते हैं, इस पर सबकी नज़रें लगी हैं। और साथ ही साथ अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में बड़ी अहम सूरत हाल है, सिक्योरिटी यकीनन बीप अप होगी, मैचेस हैं सैफ अली की सीरीज़ के। तो अब देखना यह कि क्या तहरीक इंसाफ को इस पर नजर सानी करती है। उनसे दरख्वास्त भी की जा रही है कि वो या तो मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज कर लें या फिर कोई तारीख को आगे पीछे कर लें। तो अब देखना यह कि तहरीक इंसाफ इस पर क्या रद्द-ए-अमल देती है। इसी के साथ ही प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, कहीं मत जाइए, स्टे विद अस। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, अब प्रोग्राम के मूड को ज़रा लाइट किया जाए, मौसीकी की बात कर ली जाए जिसे रूह की ग़िज़ा कहा जाता है। तो जनाब, रबाब को आलात मौसीकी का बादशाह कहा जाता है, मगर रबाब खैबर पख्तूनख्वा की सकाफत का एक अहम हिस्सा है। सूबे में हर तकरीब और हर जश्न रबाब के बगैर अधूरी समझी जाती है और इसकी धुन कानों में रस घोलकर सुनने वालों को मदहोश किए देती है। आजकल के दौर में रबाब के सुर मांद पड़ते जा रहे हैं, लेकिन मानसहरा की तहसील ओगी के रहायशी उस्ताद मोहम्मद अमीन को रबाब से जुनून की हद तक लगाव है। वो इस आला मौसीकी को बनाते भी हैं, बजाते भी हैं और वो मुख्तलिफ ज़ुबानों में 100 से ज़्यादा धुनें बजाने में महारत भी रखते हैं। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। मानसहरा से सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल वहीद हमारे साथ मौजूद हैं। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानसरा के इलाके उगी में, और उगी का ये इलाका है दुगई। हमारे साथ यहाँ पर एक उस्ताद मौजूद हैं जिनका नाम है मोहम्मद अमीन साहब। हमारी जो पश्तून बेल्ट है, पश्तून कल्चर जो है, उसके अंदर मौसीकी का क्या कंसेप्ट है? मौसीकी है नहीं है, लोग पसंद करते हैं नहीं करते? आपके सवाल से पहले मैं एक बात करता हूँ, जो हमारे सुनने वाले हैं उन सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत सलाम और प्यार। दूसरी बात, इस चीज़ की जो है, हमारे रबाब की जो ख़ास बात है, ये तो पश्तो में एक बहुत मशहूर चीज़ है जो पुराने ज़माने में बडेरे उजरे में इसको इस्तेमाल करते थे, मंगे रबाब। तो ये बहुत एक मशहूर चीज़ है। फिर उसके अलावा हम ख़ुद भी इसको बजाते हैं, लेकिन हमारा कोई ख़ानदानी ताल्लुक़ इससे नहीं है। सिर्फ़ मोहब्बत के वजह से मैं इस चीज़ में आया हूँ। कौम से मैं गुजर हूँ, लेकिन शौक़ की वजह से मेरी दुकानदारी है, सिलाई मशीन ठीक करता हूँ, इस्त्रियाँ, इमरजेंसी वगैरह, लेटें भी। अच्छा, ये रुबाब बनाने का थोड़ा सा तरीका बता दें। इसमें कौन सी लकड़ी इस्तेमाल होती है? जो बीच में मैं देख रहा हूँ, इसमें तारें मुख्तलिफ़ किस्म के ये बटन से आपने लगाए हुए हैं, इसका क्या तरीक़ाकार होता है, किस तरह बनता है? ये तो है, इसका बनाना तो बहुत एक मुश्किल काम है। रबाब बनाना बहुत मुश्किल है।
तो ज़्यादातर तो रबाब हमारे पेशावर के मशहूर हैं, वो लोग बनाते हैं। लेकिन हम जब यहाँ बनाते हैं तो इसमें सबसे पहले अच्छी लकड़ी जो है, जो उस्ताद लोग बोलते हैं, वो अखोड़ी की है। अच्छा। जिसको हम पश्तो में गुज़ बोलते हैं। ठीक। उसके अलावा फिर एक तूत है, उसका दूसरा नंबर पे तूत शातूत है। अब इन 3 लकड़ियों के से बाहर हो जाए तो वो भी रबाब बनते हैं, लेकिन उतने पायदार नहीं होते जो तूत शातूत और अखोड़ी के होते हैं। अच्छा अच्छा। और बनाने का तरीका तो इसका बहुत ही मुश्किल है, आदमी का खाना ख़राब हो जाता है। पेशावर वाले तो आसानी से बनाते हैं, उनके पास मशीनरी है। हमारा इधर जो हम काम करते हैं वो तो टोटल हम अपने हाथ से करते हैं। अच्छा अच्छा। टोटल काम अपने हाथ से करते हैं और मुश्किल है। इसके लिए चमड़ा भी पेशावर से मंगाना पड़ता है। ये सब चीज़ें जो हैं ये हम खुद इधर बनाते हैं। इसको अंदर से हम बिल्कुल खाली करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है ये। पश्तून बेल्ट में एक चीज़ ये भी देखी गई है कि म्यूज़िक को इतना पसंद नहीं किया जाता, गाना बजाना या ये म्यूज़िक जो बाकी आलात होते हैं। तो कभी तनकीद का निशाना बने, लोगों ने कुछ कहा, बुरा भला कहा, कुछ ऐसी बात? नहीं, खैर ये तो मैं आपसे कहूँ कि लोगों ने बहुत बड़ी मोहब्बत की है मुझसे। मैं जहाँ भी गया हूँ लोगों ने मुझे पसंद किया है। तो ये समझें कि 100% में 25% लोगों ने इस चीज़ के ऊपर मुझे एतराज़ किया है। और उन्होंने कहा भी है कि भई आपकी उम्र के साथ, आपकी दाढ़ी के साथ, आपकी पोजीशन के साथ ये चीज़ नहीं लगती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये काम बीमार लोगों का है। जो ठीक आदमी होता है वो ये काम नहीं करता है। तो हमें तो बीमारी लग गई थी। अब अगर हम बूढ़े भी हो गए, लेकिन वो दिल में तो बात पड़ी हुई है। अच्छा, आप किसी को सिखाते भी हैं अगर कोई आपसे सीखना चाहे तो इस हवाले से? सिखाते भी हैं, क्योंकि मुझे ख़ुद भी इतना बजाना नहीं आता है। बस इतना है कि वो गुजारा सा हो जाता है। लेकिन अगर कोई आया तो मैं किसी से ना पैसे लेता हूँ, अच्छा, कुछ भी नहीं। बस अपने रबाब देता हूँ, उनको बोलता हूँ भाई तुम लोग, अब पहले तो ये बोलता हूँ ना सीखो, छोड़ दो। अच्छा। लेकिन फिर भी अगर कोई सीखना चाहता है तो मैं बोलूँ भाई सीखो। मैं कोई पेमेंट नहीं लेता किसी से। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से मोहम्मद अमीन बता रहे थे कि इसके लिए जो चमड़ा इस्तेमाल किया जाता है पेशावर से मंगवाया जाता है, ख़ास किस्म की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है और मुख्तलिफ तारों का जो जोड़ है वो म्यूजिक प्रोड्यूस करता है इसके अंदर। क्या बात है, बहुत ही और खूबसूरत। सबसे बढ़ के तो ये कि वो जो एक बड़ा खूबसूरत जुमला उन्होंने कहा ना, उन्होंने कहा कि इसको बजाने के लिए ना खास बीमारी लाहक होती है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि ये जो बीमारी है ना, ये शौक की और जिस जज्बे के साथ वो बजाते हैं, अगर ये बीमारी अंदर नहीं है ना तो फिर वो आपके साज में भी, आपकी आवाज में भी वो सोच कभी पैदा नहीं हो सकता। चलें नाजरीन, इसी के साथ लेते हैं छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ फूलों का तस्करा हो जाए तो हर बच्चा एक खूबसूरत फूल की ख्वाब की मानद होता है, जिसकी नशोनुमा वालिदैन की मोहब्बत और तरबियत से होती है। लेकिन जब बात बलूगत की आती है तो यही तरबियत एक चैलेंज भी बन जाती है। बलूगत के दौर की अगर बात करें तो ये बचपन और जवानी के दरमियान एक ऐसा पुल है जहां पर बच्चे जज्बाती, ज़हनी और जिस्मानी तब्दीलियों से गुजरते हैं। और अगर वालिदैन इस दौर में उनके लिए सही रहनुमाई फराहम ना करें तो फिर खुद एतमादी की कमी, उलझने और कई नफ्सियाती मसाइल हैं जो कि जन्म ले सकते हैं। सवाल ये है कि इस नाजुक मरहले में वालिदैन को क्या करना चाहिए, बच्चों की खुद एतमादी कैसे बढ़ाई जाए, और सबसे अहम बात यह है कि अपने बच्चों के साथ गुड टच और बैड टच जैसे मौज़ूआत पर कैसे बात की जाए और बात करना कितना ज़रूरी है। आज के सेगमेंट में हम इन्हीं सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मारूफ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले, बलूगत के दौरान बच्चों में ये जो ज़हनी और जज्बाती तब्दीलियाँ आती हैं, वालिदैन को इनके लिए कैसे तैयार होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, तैयारी का तो यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं अक्सर बताता हूँ कि शादी, बच्चे की पैदाइश और जॉब में प्रमोशन, ये वो चीज़ें हैं जिन पे बहुत तैयारी की ज़रूरत होती है, लेकिन हम सिर्फ खुशियाँ मनाते हैं, तैयारी नहीं करते। बिल्कुल ठीक। सो पेरेंट्स नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच फेज ऑफ लाइफ कि अगर बच्चा चलना शुरू हुआ है तो उनको क्या तैयारी करनी है, घर में कुछ चीज़ें हैं जो उठानी हैं कि वो उठा के उनको तोड़े ना। तो इसी तरह जब वो एडोलेसेंस में आ रहा है, प्यूबर्टी में आ रहा है, उसका और सोसाइटी का इंटरेक्शन चेंज हो रहा है, उसका अपनी ज़ात से इंटरेक्शन चेंज हो रहा है, उसका पेरेंट्स से इंटरेक्शन चेंज हो रहा है, वो अपनी बदलती हुई आवाज़ से परेशान है। तो इन चीज़ों के लिए अगर पेरेंट्स इक्विप नहीं होंगे तो फिर सोसाइटी शायद इसको बहुत बेहतर तरीके से हैंडल नहीं करेगी और बच्चा डिसएडवांटेज पे होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताएं कि बच्चों में खुद एतमादी पैदा करने के लिए
कौन से ऐसे बुनियादी निकात हैं जिन पर लाजमी वालिदैन को तवज्जो देनी चाहिए? देखिए, एज अप्रोप्रिएट फ्रीडम और काम की जिम्मेदारी उन पे डालें। अगर आपका 5-6 साल का भी बच्चा है, आप उसने कोई काम करना है, आप उससे खुद करवाएं, फिर उसको बहुत शाबाश दें। शाम को आप उसको पार्क लेके जाते हैं, आप पार्क में वॉक करें, लेट हिम प्ले। बेहतरीन। हल्का फुल्का वो गिरता है, चोट लगती है, छोटे बच्चों से उसकी लड़ाई होती है, दे हैव द मैकेनिज्म टू रिकवर। ये स्ट्रेस वैक्सीन होती है। तो जब वो स्ट्रेस वैक्सीन उनको मिलती है, कॉन्फिडेंस का बूस्ट मिलता है, तो फिर वो आगे चलते हैं। तो अप्रोप्रिएट टाइम पे अप्रोप्रिएट चीज़ें उनसे कराना, उस पर इंकरेज करना और उनको उनकी ज़िंदगी के हर फेज में अप्रोप्रिएटली इन्वॉल्व करना, तो दिस वुड इंक्रीज इन। डॉक्टर साहब, गुड टच और बैड टच के बारे में सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं बहुत सारी अवेयरनेस है बच्चों को लेकर, पेरेंट्स को लेके, और ये बड़ा अहम मौजू है जिसके हवाले से बच्चों के साथ बात करना, उनके साथ इंटरलिंक करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम देखते हैं कि वालिदैन का फिर भी एक शाइनेस वाला फैक्टर आ जाता है, वो झिझक जाते हैं कि बच्चों को कैसे बताएं इस हवाले से। तो ज़रा नुमाइंदगी कर दें और रहनुमाई करें वालिदैन की कि वो कैसे बच्चों को इस मौजू के हवाले से बताएं। अच्छा, वालिदैन तो बताते हुए ज़रूर झिझकेंगे, लेकिन जिसने बैड टच करना है वो बैड टच करते हुए नहीं झिझकेगा। अभी कल संडे था और मैं सुबह नाश्ते के साथ न्यूज़ देख रहा था। मेरा ख्याल है 10 में से 6 न्यूज़ ये थी कि बच्चे के साथ ज्यादती हो गई, बच्ची के साथ ज्यादती हो गई, उसके बाद उसको मार दिया गया। तो ये एक्सेप्ट करें कि ये हमारी सोसाइटी में है, और ये बात याद रखें कि बैड टच के मैक्सिमम प्रेपरेटर्स आपके घर में मौजूद होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, आपके हाउस होल्ड हेल्प होती है, मेड्स होती हैं। सो जब प्रेपरेटर्स और बैड टच करने वाले आपके बहुत करीब मौजूद हैं और उसके बारे में आप बताएंगे नहीं, बच्चों को ओपनली बात नहीं करेंगे। एक 5 साल के बच्चे से और तरह बात करनी है, एक 12 साल के बच्चे से और तरह बात करनी है, एक बच्ची जिसके पीरियड शुरू हो गए हुए हैं, जिसने प्यूबर्टी को हिट कर लिया, उससे और तरह से बात करनी है। वो बात करने का तरीका चेंज हो सकता है, उसको हम कल्चरली अडेप्ट कर सकते हैं कि गोरे की तरह जी अब हर बात खुल के नहीं भी कर रहे, लेकिन बात तो करनी है। नहीं करेंगे तो फिर अगेन वही डिसएडवांटेज बात करने के ज्यादा नुकसानात हैं। डॉक्टर साहब, जरा ये रहनुमाई करें कि कुछ वालिदैन ये समझते हैं कि प्यूबर्टी के मौज़ूआत पर बात करना बड़ा गैर ज़रूरी या फिर ये शर्म का बायस होता है, उनके लिए आपका क्या मशवरा है? अच्छा, ये बात तो मैं मशवरा नहीं देता, मैं सिर्फ आपको एक बात बता देता हूँ कि आप जितनी पुरानी ग्रीक माइथोलॉजीज़ ले लें, इजिप्शियन ले लें, आर्ट ले लें, उसमें ये नॉलेज मौजूद है। फिर आप लोग मज़हब से बहुत सारी चीज़ें डिराइव करते हैं, हर मजहबी किताब में ये नॉलेज मौजूद है। तो अगर ये ज़रूरी होता, गैर ज़रूरी होता या शर्म का बायस होता तो मजहबी किताबों में ये ना होता, एंशिएंट आर्ट में ये ना होता। तो अगर आप इसको गैर ज़रूरी और शर्म का बायस समझेंगे तो नुकसान पे आपका बच्चा होगा और इवेंचुअली आप ही होंगे। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि बच्चों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करना वालिदैन के लिए कितना ज़रूरी है? अब दोस्ताना ताल्लुकात तो मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है कि वो कायम तो कर लेते हैं, लेकिन उससे ये है कि वो जो स्ट्रिक्टनेस वाला फैक्टर होता है, जिससे आपने बच्चों को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवाने हैं, दिखाने हैं, बताना है, सिखाना है, वो कहीं ना कहीं गुम जाता है, खो जाता है वो फैक्टर। तो किस तरह बैलेंस इक्वेशन क्रिएट की जाए? देखिए, माँ बाप और ज़िंदगी में फ़र्क होना चाहिए। ज़िंदगी थोड़ी जालिम है, माँ बाप को नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो एक हॉरिजॉन्टल मॉडल के साथ रह के भी, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल मॉडल के साथ रह के भी, अच्छा मैं दोस्ताना ताल्लुकात पे भी बिलीव नहीं करता, दोस्ताना का एडजेक्टिव हटा दें। माँ बाप के और बच्चों का एक ख़ास तरह का ताल्लुक है जिसमें उनको कुछ सिखाना भी है, बताना भी है, प्यार मोहब्बत भी है। एक एज तक कंप्लीटली अनकंडीशनल लव है, उसके बाद कुछ चीजों में कंडीशंस आती हैं। बिल्कुल। तो एक हॉरिजॉन्टल मॉडल होगा, अच्छी बात को प्यार मोहब्बत से रीइंफोर्स करें, गिफ्ट दें, बुरी बात को इग्नोर करें और कुछ सहूलियात खींचें, उसको ट्यून करें। तो ऐसे ही कहानी आगे चलेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने अभी ये फरमाया कि दोस्ताना को निकाल दें, ताल्लुकात की बात कर लें, तो क्या ऐसे ताल्लुकात कायम करके वालिदैन को बच्चों की हर सरगर्मी पर नजर रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, या फिर उन्हें कुछ जाती आज़ादियां भी दे देनी चाहिए? अच्छा, एक तो ना बच्चे की एज का स्पेक्ट्रम जरूर नोट करें। एक 3 साल के बच्चे की आप हर बात नोट करेंगे, लेकिन एक 19 साल के बच्चे का मोबाइल चेक नहीं करेंगे। सो एक जो बैलेंस एज के हिसाब से क्रिएट करना है कि पहले सारा कुछ आपके हाथ में है और 19-20 साल तक आते आते काफी कुछ उसके हाथ में चला जाएगा। तो इस स्पेक्ट्रम में अगर आप इतने इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो आप डिसाइड करेंगे कि किस वक्त किस सरगर्मी में आपने साथ इन्वॉल्व होना है। नजर रखना अगेन एक नेगेटिव कॉनोटेशन वाला फ्रेज है।
बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, अगर एक सिचुएशनल फैक्टर पे बात की जाए तो मुझे बताइए कि अगर बच्चा किसी उलझन या ज़हनी दबाव का शिकार है तो वालिदैन को कैसे पता चले कि इस सूरत हाल में बच्चे को डील कैसे करना है, टैकल कैसे करना है, क्या बात करनी है, कौन से तासुरात उसके सामने पेश करने हैं कि वो कहीं ना कहीं खुलकर अपने पेरेंट्स के आगे आ सके? देखिए, सबसे पहले तो अगर वो किसी दबाव का शिकार है तो आप दबाव का शिकार ना हो। हमारे यहाँ वालिदैन खुद बड़े कांस्टेंट वरियर्स होते हैं, बच्चे को थोड़ा परेशान देखेंगे तो उससे डबल परेशान खुद हो जाएंगे। अगर आप इस तरह का बिहेवियर करेंगे तो आप अपने सिपाही मारते जाएंगे। मैं अक्सर ये जुमला कहा करता हूँ कि पाकिस्तानी माँ बाप के जज्बात उस हाथी की तरह होते हैं जो खेत उजाड़ के दम लेता है। जज्बात से कोई चीज़ हल नहीं होती, अकल से होती है। अगर आपका बच्चा जज्बाती तनाव का शिकार है, प्रॉब्लम्स का शिकार है, तो आप अकल से काम लें, थोड़ी सी ब्रेक लगाएं, उसके बिहेवियर के पीछे कॉज देखें कि इसके पीछे प्यूबर्टी की चेंजेस हैं, इसके पीछे कोई ब्रेकअप है। एक आपका 18 साल का बच्चा है, उसको मोहब्बत कहने को हो सकती है और ब्रेकअप भी हो सकता है जी। उस पे सोसाइटी का कुछ प्रेशर है कि ये बनना है और वो कर नहीं पा रहा। उसके स्कूल में सारे बच्चे ड्रग्स यूज करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वो चाहता है कि वो उस तरफ इंक्लाइन हो। तो इन चीज़ों पे अगर आप तसल्ली से ब्रेक लगा के बात करेंगे, आपने अपने बच्चे के हाथ में एक सिगरेट देखा और आपने तो दुनिया इधर की उधर कर दी, तो उससे कोई मसला हल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी इतनी डिटेल में बात करने के हवाले से। डेफिनेटली हमारे और कहीं ना कहीं बच्चों ने ये सेगमेंट देखा होगा और पेरेंट्स को बहुत सारी रहनुमाई भी मिली होगी कि उन्होंने बच्चों को किस तरह इस दबाव से, शिकार से और इस स्ट्रेस से और इस तरह की इल्यूजन से निकालने की कोशिश करनी है। तो नाज़रीन, इसी के साथ लेते हैं छोटी सी ब्रेक के, हिम्मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इस हफ्ते के हॉरोस्कोप प्रेडिक्शंस के हवाले से और जानते हैं कि मुख्तलिफ सितारों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा। हमारे साथ मौजूद है मारूफ एस्ट्रोलॉजर दाऊद जी। दाऊद, उनसे जानेंगे कि रवां हफ्ते किन अफराद को एहतियात बरतनी चाहिए, कौन से स्टार से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए यह हफ्ता खुशकिस्मत साबित होने वाला है। तो दाऊद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। हमें बताइएगा, एरीज से स्टार्ट कर लेते हैं। एरीज वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है? आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया और वीक का स्टार्ट मंडे से स्टार्ट और तमाम स्टार्स की एनर्जीज को बताने से पहले मैं आपको बताए जाऊं कि हम यहाँ पे आप लोगों के बिजनेस, मैरिज, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रैवल और पढ़ने के लिए अमल भी बताएंगे और हर स्टार्स की स्टोरी भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट आज मेरा ख्याल है कार्ड्स ज़्यादा हो गए हैं जी, एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए आपको पूरे वीक का स्केड्यूल मिलेगा कि पूरे वीक में आपने क्या करना। तो जनाब शुरू करते हैं। तो चलते हैं जी। सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल वालों की आने वाले वीक की यानी इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नज़र आती है। तो 3 कार्ड्स की एनर्जी से एरीज वालों के लिए ये वीक बहुत पॉजिटिव तब्दीलियां लेकर आ रहा है। आपके मामला बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। बिलाशुबा आप थोड़ा सा जज्बाती नज़र आते हैं, लेकिन जो काम आपके नहीं हो रहे, पुराने काम, उनको आप इस वीक में ज़रूर करें क्योंकि आपके स्टार्स की पोजीशन बहुत पॉजिटिव नज़र आती है। आपके दुनियावी, माली मामला, तमाम मामलात में आपको बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी मिलेगी। अगर मैं बात करूं आप लोगों के जॉब और बिज़नेस की, तो एरीज वालों के इस वीक में जॉब और बिज़नेस में आपको हर काम में हाथ डाल लेना चाहिए। अगर आप CV वगैरह जमा करवाना चाहते हैं ज़रूर करवाएं और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। और अगर आप मोहब्बत की बात करें आप लोगों की, तो मोहब्बत में भी आपको कामयाबी मिलेगी। और जनाब अगर बात करें यहाँ पे आप लोगों की एजुकेशन की, तो तुलबा तालबात के ऊपर प्रेशर रहेगा इस वीक में और यहाँ पे ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं, तो ट्रैवल के बारे में सोच सकते हैं। 50-50 मामलात हैं। और अगर आप पढ़ने के लिए अमल है तो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इस वीक में आप 41 टाइम पढ़ सकते हैं। और मैसेज है आप लोगों का कि जो काम आप इस वीक में करना चाहते हैं उसके लिए मजीद प्लान कर लें, उससे आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं। टॉरस के बारे में बताइए। तो देखते हैं जी, टॉरस बुर्ज सौर 21 अप्रैल था 21 मई अंसर खाकी। टॉरस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो टॉरस वाले थोड़ा सा मायूस नज़र आते हैं इस वीक में। मामलात में थोड़ी सी नेगेटिविटी और डिले हो सकता है। आप अपने आप से लड़ते हुए, फाइट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन दूसरों से फाइट ना करें। आपकी जो भी पोजीशन है वो बेहतर होगी, लेकिन हासदीन से बच के रहिएगा। टॉरस वाले, टॉरस वालों के जॉब और बिज़नेस की बात करूं इस वीक में, तो जॉब और बिज़नेस बहुत बेहतर है। नई अपॉर्चुनिटीज़ और नई शुरुआत, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मैरिज और रिलेशन की बात करूं तो मैरिज और रिलेशन में नेगेटिविटी आप फील करेंगे, इसके लिए आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कसरत से पढ़ें। और एजुकेशन की बात करूं तो तुलबा तालबात की एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त नज़र आती है। और हेल्थ की बात करें आप लोगों की, तो हेल्थ
वॉक कर रहे हैं, हेल्थ बेहतर है आप लोगों की। ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं, तो ट्रैवल से मुतल्लिका भी आपकी बेहतरी की एनर्जी है। और पढ़ने के लिए आप औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम 100 टाइम रोज़ाना पढ़ सकते हैं। और मैसेज है आप लोगों का कि जो सोच रहे हैं अभी उसके लिए मज़ीद वक्त जो है वो लगेगा। जमनाए बुर्ज जोज़ा 22 मई था, 21 जून डेट ऑफ बर्थ, अंसरबादी यानी हवा सियारा तारत। जमनाए वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो जमनाए वालों के लिए इस वीक में बड़ी तब्दीलियां नज़र आती हैं। पैगाम है पॉजिटिव तब्दीलियों का, और अचानक कोई बड़ा फैसला भी हो सकता है। अगर आप कुछ फैसला करना चाहते हैं तो अपनी बातें अपने तक रखें, यानी कि बातें हिडन रखेंगे तो और ज़्यादा आप तमाम मामलात का फ़ायदा उठा सकते हैं जमनाए वाले। जॉब और बिजनेस की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है जॉब और बिजनेस में। और अगर मैरिज और लव की बात करें तो मैरिज और लव में थोड़ा सा वेट करें, अभी कुछ समझ नहीं लग रही कि आपने अपने रिलेशन को किस तरफ लेकर चलना है। और अगर हम बात करें एजुकेशन की तो एजुकेशन तलबा तलबात को अपना फोकस बेहतर कर लेना चाहिए। तालीमी मामलात में डिस्टर्बेंस है, हेल्थ नहीं सही, आपको सूरह फातिहा ज़रूर 2 से 11 मरतबा पानी पे दम करके पी लेना चाहिए। ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं, तो ट्रैवल कर सकते हैं आप लोग। और पढ़ने के लिए आप लोग हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर पढ़ सकते हैं। और मैसेज है बी असर्टिव का आप लोगों के लिए। अच्छा जी, कैंसर आंसर जो है वो आप लोगों का वाटर साइन के साथ है, 22 जून तक 23 जुलाई। कैंसर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो इस वीक में कैंसर वालों के साथ बहुत ज़बरदस्त हेल्प है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अच्छा, बैलेंस कर रहे हैं दोनों शोबों में, चाहे आपके घर के मामलात हैं, चाहे रूहानी मामलात हैं। और कुछ इस वीक में हैरान कुन खबरें, अगर आप मीडिया से रिलेटेड लोग हैं तो तब भी आपकी बड़ी फोकस बेहतर होगा, एडवर्टाइजमेंट और चीज़ें बहुत बेहतर नज़र आती हैं। जॉब और बिजनेस की बात करें तो क्लैरिटी मिल जाएगी अपने बिजनेस से मुतल्लिका। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत से मुतल्लिका कन्फ्यूजन दूर करें, नेगेटिविटी नज़र आएगी आप लोगों की। और जनाब कैंसर वालों की यहाँ पे एजुकेशन तलबा तलबात की सही नज़र नहीं आती, तालीम को फोकस करें। ट्रैवल की बात करें तो ट्रैवल का भी एहतियात करें। और पढ़ने के लिए आप लोग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ सकते हैं। और मैसेज है आप लोगों के लिए मून एनर्जी में सक्सेस का, कि आप जो करना चाहते हैं वो बेहतर हो सकता है। नेक्स्ट है जनाब लियो, बुर्ज असद आतशी, और जिन लोगों का नाम मीम और टे से होता है। तो लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो लियो वालों के पास दोनों तरह की एनर्जी मौजूद है। आप फैसले भी बड़े कर सकते हैं और आपके पास कामयाबी की कुंजी भी है, बट द डेवल भी मौजूद है। जिस तरह आप बेहतर बड़े फैसले कर रहे हैं उसी तरह आपके एनिमीज़ भी इस वीक में एक्टिव नजर आएंगे। लेकिन कामयाबी फिर भी अल्लाह ताला आपको ही देंगे क्योंकि आपकी एनर्जी ज़्यादा पावरफुल नज़र आती है। जॉब और बिज़नेस की बात करें तो जजमेंट है, खुशियां हैं, आपको जॉब और बिज़नेस में सुकून होगा, पैसे आएंगे। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में भी उदासी आप फील करेंगे। अक्सर तमाम स्टार्स में मोहब्बत में प्रॉब्लम थोड़ी सी फील हो रही है। और यहाँ पे एजुकेशन 50-50 है तलबा तलबात की। और हेल्थ की बात करें, हेल्थ बेहतरीन है जनाब। और आप लोगों के लिए सूरह इखलास 21 मरतबा इस वीक में पढ़ना। और इस वीक में आप लोगों को सन एनर्जी मैसेज दे रही है कि कुछ चीज़ें बेहतर होने में अभी मज़ीद वक्त लगेगा। विर्गो नेक्स्ट है जी विर्गो बुर्ज सुमला। विर्गो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो विर्गो वाले इस वीक में बहुत पॉजिटिव नज़र आते हैं। आप कंटिन्यूस काम करते हुए नज़र आते हैं, अपने मामलात में बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी देखेंगे। ये वीक आप लोगों के लिए काम करने का है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएंगे। तो विर्गो वालों के लिए बहुत एनर्जेटिक वीक है। जॉब और बिजनेस की बात करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले, अपने बिजनेस पे ज़बरदस्त फोकस। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में कोई बड़ी खबर, और ये पॉजिटिव खबर होगी। और एजुकेशन तलबा तलबात की सही नहीं है, तालीम के ऊपर आपने फोकस करना है। और हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में भी बेहतर आपकी एनर्जी है। और यहाँ पे ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं, तो ट्रैवल कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए आप इस वीक में ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 119 मरतबा पढ़ सकते हैं। और मैसेज है विर्गो वालों का इस वीक में लेट गो का, हिम्मत करें, हौसला करें। और लिब्रा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो लिब्रा वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं। लिब्रा वाले ओवर थिंकिंग से बचें, ज़्यादा ना सोचें। और हासदीन से बचें, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। और कोई डिसीजन लेते हुए इस वीक में आप नज़र आते हैं।
जॉब और बिज़नेस की बात करें जनाब, लिब्रा वालों के जॉब और बिज़नेस में एहतियात है, नेगेटिविटी है, कहीं मामला ख़राब ना कर लें, सोच समझ के फैसले करें, मोहब्बत में कामयाबी मिल सकती है। एजुकेशन की बात करें तो बहुत बेहतर है, और यहाँ पे हम हेल्थ की बात करें तो सेहत में डिस्टर्बेंस हो सकती है। आप प्रेशर ना लिया करें किसी भी बात का, ये प्रेशर आपकी सेहत को ख़राब कर सकता है। ट्रैवल की बात करें तो ट्रैवल आप कर सकते हैं मौके के मुताबिक, और पढ़ने के लिए औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम खुला इस वीक में आप पढ़ सकते हैं। और मैसेज है आप लोगों के लिए इस वीक का, दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, यानी कि सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो स्कॉर्पियो वाले अपने मामलात को लेकर बड़े जज्बाती नज़र आते हैं जनाब, और यहाँ पे आपके लिए इस वीक में ख्वाहिशें पूरी करने का वीक है। आपकी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं, बड़ा पुरजोश और एनर्जेटिक नज़र आते हैं। स्कॉर्पियो वालों के लिए ये वीक बहुत ज़बरदस्त है। जॉब और बिज़नेस की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं आपको, उसका फ़ायदा उठाएं। मोहब्बत की बात करें तो क्लैरिटी है और मोहब्बत में आप पॉजिटिव नज़र आते हैं। और एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है, अगर तलबा तालबात बाहर अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, फॉरेन कंट्रीज़ के लिए बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी है। हेल्थ प्रॉब्लम है, डबल माइंडेड है, सर दर्द हो सकता है। ट्रैवल की बात करें तो ट्रैवल आप कर सकते हैं, और पढ़ने के लिए आप लोग सूरह नास 11 मरतबा रोज़ाना पढ़ सकते हैं। और मैसेज है आप लोगों के लिए इस वीक का कि जो चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। सजिटेरियस वालों के लिए इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो सजिटेरियस वाले अपने मामलात को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं, अपनी नींद पूरी करें, कुछ मामलात में डिले है, ख़ासकर फैमिली से रिलेटेड इशूज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। फजूल खर्ची कम करें, अखराजात को कंट्रोल करें, उससे आपकी एनर्जी ज़्यादा बेहतर रहेगी। और फैमिली को वक्त दें। जॉब और बिज़नेस की बात करें तो डिले है, मामलात में रुकावट हो सकती है। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में अपनी बातें अपने तक रखेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। और यहाँ पे हम अगर आपकी हेल्थ की बात करें तो हेल्थ, गुस्सा आपकी सेहत को ख़राब कर सकता है। जो लोग तंबाकू नोशी करते हैं वो ना करें, उससे उनकी सेहत में प्रॉब्लम होगा। ट्रैवलिंग की बात करें तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, और पढ़ने के लिए आप लोगों को पानी के ऊपर रोज़ाना सूरह नास 21 मरतबा पढ़नी चाहिए अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए। और सन एनर्जी आपको मैसेज दे रही है कि परफेक्ट टाइमिंग, तो ये वीक है परफेक्ट टाइमिंग, जो आपकी प्लानिंग चल रही है उसको पूरा करने का। कैप्रिकॉन वालों के लिए इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो कैप्रिकॉन वाले इस वीक में बहुत पॉजिटिव नज़र आते हैं। बेसिकली आपके साथ इस वीक में स्पिरिचुअल हेल्प बहुत ज़्यादा है। वाइट कलर का इस्तेमाल, मीठे का इस्तेमाल, मीठे का सदका, और यहाँ पे आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है इस वीक में। और बड़ी हैरानकुन खबरें, को ख्वाब आ सकता है, कोई इंट्यूशन बढ़ सकती है, तो हेल्प बहुत ज़बरदस्त है। जॉब और बिज़नेस में नेगेटिविटी है, और अगर आप बड़े फैसले करना चाहते हैं तो इस वीक में वेट करें। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में कुछ डिले है अभी भी, और यहाँ पे एजुकेशन ज़बरदस्त है तलबा तालबात की। और ट्रैवल की बात करें तो ट्रैवल कर सकते हैं। और जनाब पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए इस वीक में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द बहुत ज़बरदस्त रहेगा। और सन एनर्जी आपको मैसेज दे रही है विद इन दी नेक्स्ट फ्यू डेज़, यानी कि कुछ ही दिनों में आपको एक बड़ी खबर मिल सकती है अपने मामला से मुतल्लिका। एक्वेरियस बुर्ज दिलों वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो एक्वेरियस वाले कुछ मामला से मुतल्लिका डबल माइंडेड नज़र आते हैं। मामलात में प्रॉब्लम हो सकती है, सोच समझ के फैसले करें। आपकी नेगेटिव सोच आपके मामलात के लिए प्रॉब्लम बन सकती है, इसलिए आपको इस वीक में अपने मामला से मुतल्लिका मशवरा कर लेना चाहिए अपने इर्द गिर्द के लोगों से। जॉब और बिज़नेस में अपनी बातें अपने तक रखने से जॉब और बिज़नेस और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी से हेल्प लें। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में कामयाबी है आप लोगों को। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है। और ट्रैवल आप लोग इस वीक में कर सकते हैं। आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ज़्यादा कसरत से या 41 टाइम तो रोज़ाना पढ़ें, बेहतर आएगा, इससे आपकी एनर्जी बेहतर होगी। तो मैसेज है सन एनर्जी से कि इफ़ यू बिलीव, अगर आपका यकीन पुख्ता है तो आप हर हालात में और हर मुकाबले में जीत सकते हैं। पाइसेस बुर्ज हौत वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो पाइसेस वाले इस वीक में बहुत से मामला से मुतल्लिका एनर्जेटिक नज़र आते हैं। आपका विजन, आपकी सोच बहुत ज़बरदस्त है। प्रॉब्लम है प्रेशर लेने की। आप किसी बात का प्रेशर लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है।
पैसों से मुतल्लिका आप अपने इस वीक के मामलात को ज़रूर सोच समझ के कीजिएगा, उसमें प्रॉब्लम ना आए। जॉब और बिज़नेस की बात करें तो जॉब और बिज़नेस में अभी डिले है, कुछ मामलों से मुतल्लिका प्लानिंग की ज़रूरत है। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में गुस्सा नहीं करना, गुस्सा से मोहब्बत में प्रॉब्लम हो सकती है। और जनाब मैं बाद में बात करता हूँ। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में थोड़ी सी नेगेटिविटी और डिले हो सकता है। और जनाब हेल्थ की बात, मुझे बार बार पीछे से बात आ रही है कि 1 मिनट रह गया। और जनाब यहाँ पे मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में तो वो आपका गुस्से की बात है। और हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आप वॉक करनी चाहिए। और ट्रैवलिंग की बात करें तो ट्रैवलिंग अभी ना करें। और पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का मैसेज है। और सन एनर्जी का मैसेज है बिग हैप्पी चेंज, एक बड़ी तब्दीली। क्या बात, आप क्या पूछ रहे थे? मैं क्या ये तब्दीली किससे मुतालिक हो सकती है? इस तब्दीली मोहब्बत से मुतल्लिक। अच्छा, तो इसमें ये इजहार कर देना चाहिए? कर देना चाहिए। महबूब से या बाकियों से भी? सबसे। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। ये तो बड़ा अच्छा आपने मैसेज दिया और बड़ी यकसुई से जो है ना वो आप बताने में मसरूफ़ थे और लोग भी बड़े मुनहमिक होकर आपको सुन रहे थे। बहुत शुक्रिया दाऊद साहब। हमारे तो जो वीक का स्टार्ट है वो आपके बिना अधूरा है और आपकी खिदमत हमें लाजमी चाहिए होती हैं। और आज भी आपने बड़े अच्छे तरीके से रोशनी डाली तमाम स्टार्स पर और उनके मुतालिक डिटेल में बताया जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं। तो जनाब इसके साथ ही हमें एक ब्रेक लेने की मोहलत दें, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप या आपके अजीज़ो अकारब बैरून मुल्क ख़ास तौर पर यूके, कनाडा, अमरीका या ऑस्ट्रेलिया में बसने का ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर देख ही रहे होते हैं, तो यकीनन आपके जहन में ये सवाल भी पैदा हो रहा होगा कि इस वक्त इमिग्रेशन कवानीन कहाँ खड़े हैं, क्या तब्दीलियाँ हैं। हालिया महीनों की अगर बात करें तो कई ममालिक ने फैमिली वीज़ा पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसने बैरून मुल्क जाने के बेशुमार ख्वाहिशमंदों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। लेकिन क्या यूके का स्पाउस वीज़ा अब भी एक मुमकिन रास्ता है? अगर है तो इसके लिए कौन कौन सी शराइत पूरी करना ज़रूरी है, ये सवाल है। इसी तरह अगर यूके का स्टडी वीज़ा लेना चाहिए तो उसके लिए आपको किस यूनिवर्सिटी और डिग्री का इंतखाब करना चाहिए, आपके वीज़ा अप्रूवल के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं ताकि उसके इम्कानात बेहतर हो सके, आपके करियर के लिए फ़ायदेमंद हो सके। इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टेंट अजीम कासिम साहब। बहुत शुक्रिया अजीम साहब आपके वक्त का। बताइएगा मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से आयद की जाने वाली हालिया पाबंदियों के बाद फैमिली वीज़े के हसूल में सबसे बड़ी रुकावट क्या है और क्या इसका कोई मुतबादिल रास्ता मौजूद है? देखिए, जहाँ तक तो बात है स्टडी वीज़ा की और स्पाउस के साथ विद डिपेंडेंट्स और बच्चों को लेकर जाने की, तो एज़ पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स तकरीबन तमाम कंट्रीज़ ही इसको अलाउ करती हैं। आइदर यूएसए है, कनाडा है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। बट द थिंग इज़ कि टाइम टू टाइम पॉलिसी चेंजेस की वजह से उसके जो वीज़ा रेशो है उसमें जो है काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। और हाउसिंग क्राइसिस की वजह से या डिफरेंट कोई भी फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से वीज़ा ग्रांट में जो है ना वो कमी देखने को मिलती है। आपने यूके का डिस्कस किया। यूके में प्रीवियसली बैक इन 2022 से पहले आप मास्टर्स डिग्री के ऊपर अपने स्पाउस को डिपेंडेंट्स को साथ लेकर जा सकते थे। बट चूँकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुकी थी और हर कंट्री की कैपेसिटी होती है कि वो कितने लोगों को, फैमिलीज़ को अकोमोडेट कर सकती है अपने रिसोर्सेज के मुताबिक, अपने हाउसिंग के मुताबिक और ओवरऑल मेडिकल सिस्टम के मुताबिक। तो उन्होंने फिर पाबंदी आयद की थी 2022 में कि अगर 2022 के बाद अगर आप आना चाहते हैं यूके में स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, तो फिर आपको मास्टर्स बाय रिसर्च या फिर आपको पीएचडी की डिग्री जो है ना वो ऑप्ट करनी पड़ेगी अगर आप अपने बच्चों को या फैमिली को साथ लाना चाहते हैं। अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स विद कोर्स वर्क जिसमें रिसर्च इन्वॉल्व नहीं है या रिसर्च का जो एलिमेंट है वो लेस देन 40% है, तो आप उसमें अपने स्पाउस को साथ नहीं लेके जा सकते। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया बैचलर्स के ऊपर भी और मास्टर्स के ऊपर, दोनों के ऊपर, पीएचडी के ऊपर भी अलाउ करता है स्पाउस को साथ लेके जाने में। बट वीज़ा रेशो जो इस वक्त है ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन करीब हैं और लॉज काफ़ी चेंज हो रहे हैं, जब तक नई गवर्नमेंट नहीं बनेगी तब तक इतनी क्लैरिफिकेशन नहीं बनेगी।
जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में जो रिफ्यूज़ल का इस वक्त रेशियो है वो मोर देन 90% है। ओहो। इसी तरह कनाडा की बात करें तो कनाडा में ऑलरेडी इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ देखें तो ओवर 2 मिलियन पीपल जो है ना वो रात 2 वक्त का खाना नहीं खा पा रहे इस वक्त कनाडा के अंदर, ये हालात है। और हाउसिंग क्राइसिस इस वक्त सवीर शॉर्टेज के अंदर है कनाडा के अंदर। इसकी वजह से वो फिर डिस्करेज करते हैं कि आप फैमिली को साथ लेके आएँ, क्योंकि ऑब्वियसली पढ़ना तो एक बंदे ने है और अगर आप उसको अपनी बीवी के बच्चों को साथ लेके जा रहे हैं, उनको अकोमोडेट करने के लिए आपको स्कूल्स चाहिए, आपको हाउसिंग चाहिए, आपको मेडिकल सिस्टम चाहिए, आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए। बिल्कुल, ये बुनियादी ज़रूरियात तो चाहिए ही आपको, ये ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। अजीम साहब ज़रा ये भी बताएं, यूके से मुतालिक आपने कुछ बताया, ज़रा ये भी मज़ीद डिटेल में बता दें कि स्पाउस वीज़ा के यूके में इस वक्त कौन से कवानीन हैं जो कि मौजूद हैं और दरख्वास्त गुजारों को कौन सी ऐसी लाजमी शराइत है जिन्हें पूरा करना होता है हर सूरत? देखिए, यूके में जो सिस्टम है स्टूडेंट वीज़ा का, दैट इज़ पॉइंट बेस्ड सिस्टम, और ये किसी और कंट्री में नहीं है, ये सिर्फ यूके में ही है कि आपने अपने 70 पॉइंट्स पूरे करने होते हैं इन ऑर्डर टू गेट द वीज़ा, जिसमें से आपके 50 पॉइंट्स जो है ना आपके कैश लेटर के होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी इशू करती है, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज। 10 पॉइंट्स आपके बैंक स्टेटमेंट के होते हैं, फाइनेंशियल्स के होते हैं। 10 पॉइंट्स आपके इंग्लिश रिक्वायरमेंट जो आपने फुलफिल करनी होती है, आइदर फ्रॉम आइल्स, पीटीई और एनी अदर टेस्ट दैट इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, वो आपने फुलफिल करना होता है। अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आपका क्वेश्चन है रिगार्डिंग स्पाउस वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा कि यूके में क्या डिपेंडेंट वीज़ा के क्या कवानीन है, तो उसमें आपको यू हैव टू चूज अ मास्टर्स, एटलीस्ट मास्टर्स कोर्स बाय रिसर्च। इसके अंदर भी 2 कैटेगरीज हैं। कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं मास्टर्स बाय रिसर्च जिसमें आप स्पाउस को, डिपेंडेंट्स को साथ नहीं लेके जा सकते। उसमें फ़र्क ये है कि आपका जो कोर्स का जो एलिमेंट है, जो आपके उसमें मोर देन जो आपका कोर्स वर्क है, 60% से ज़्यादा जो है ना उसके अंदर आपकी रिसर्च इन्वॉल्व होनी चाहिए। आप पीएचडी में जा रहे हैं, आप डीबीए में जा रहे हैं, आप मास्टर्स बाय रिसर्च में जा रहे हैं, एप्लीकेंट हैज टू मेक श्योर कि उसका जो रिसर्च वर्क है दैट इज मोर देन 60%। अगर 60% से ज़्यादा रिसर्च पे यानी ज़्यादा फोकस तो फिर आप स्पाउस को। बिल्कुल ठीक। अच्छा अजीम साहब, ये बताइए कि आपने कोर्स वर्क के बारे में बताया, कैटेगरीज के बारे में बताया और समहाउ कहीं ना कहीं आपने यूनिवर्सिटीज़ को भी टच किया। मुझे ये बताइए, ये जो कमिंग इनटेक आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्ट तो ऑब्वियसली आप नहीं बता सकेंगे, अप्रॉक्सीमेटली बताइएगा कितनी अमाउंट दरकार होती है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, और अगर लीस्ट पे हम चले जाए मिनिमम कितनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक बात है मास्टर्स बाय रिसर्च की, तो तकरीबन तमाम ही यूनिवर्सिटीज़ मास्टर्स बाय रिसर्च ऑफर करती हैं। यूनिवर्सिटी में अगर यूके में अगर 130 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं तो तकरीबन 120 के करीब जो है ना वो मास्टर्स बाय रिसर्च ऑफर कर रही हैं। ओके, देयर आर एक्सेप्शंस कि 10-15 यूनिवर्सिटीज़ ऑफर नहीं कर रही हैं। जहाँ तक आपकी फी, बिल्कुल यूके इस लिहाज से बड़ा दुरुस्त फरमा रहे थे कि ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पर पॉइंट सिस्टम है जो कि आपको कनाडा में देखने को नहीं मिलता, ऑस्ट्रेलिया में देखने को नहीं मिलता और दीगर ममालिक में देखने को नहीं मिलता, और यूके में ये सिस्टम ज़्यादा है। और ख़ास तौर पर ऑस्ट्रेलिया की अजीम बता रहे थे कि वहाँ पर चूँकि इलेक्शंस होने वाले हैं तो फिर इस वक्त सबकी पॉलिसीज़ पर नज़र है कि कौन सी पॉलिसीज़ आएंगी और कौन सी जो जमात है वो गवर्नमेंट में आएगी, पावर में आएगी, फिर उसकी अपनी क्या तरजीहात होंगी, कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो कि वो बनाएं। हम पॉइंट्स की जब बात करते हैं तो उज़ैर पॉइंट्स तो ऑलमोस्ट हर कंट्री के अंदर होते हैं जिसके थ्रू आप अप्लाई करते हो, परमानेंट वीज़ा के लिए भी, रेजिडेंसी के लिए भी और स्टूडेंट के लिए। लेकिन यूके की खास बात जो हमें समझ आई कि उन्होंने कुछ देर के लिए बंद कर दिया थे वीज़ाज़ और दोबारा से स्टार्ट कर दिए स्पाउस के हवाले से। तो बड़ी पॉजिटिव बात है कि अगर कोई मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो वो अपने स्पाउस को भी साथ ले जा सकता है। एक और चीज़ भी जो यहाँ पर ज़रूर डिस्कस करने वाली है वो ये कि रिसर्च पे ज़्यादा फोकस है यूके का। मतलब मिनिमम आप अगर जा रहे हैं तो आप मास्टर डिग्री के लिए वहाँ पर जाएंगे, उसको वो प्रेफर करेंगे और उसमें भी आपका जो है वो रिसर्च प्रोग्राम होना चाहिए, तो फिर आपको जो है वो तरजीह दी जाएगी। उसके अलावा आपकी स्टेटमेंट 10 नंबर उसके हैं और उसके अलावा 10 पॉइंट्स आपके इंग्लिश बोलने के, जिसमें आइल्स आ जाता है, पीटी आ जाता है। और यकीनन बड़ा ज़रूरी भी, अगर आप वहाँ पर तालीम हासिल करने जा रहे हैं तो फिर आपको मुकम्मल तौर पर ज़बान भी आनी चाहिए ताकि आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ उधर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये स्टडी वीज़ा पे आपको फ़ौरन से
विद इन 4 मंथ्स और 6 मंथ्स वीज़ा मिल जाता है, जिसके लिए आपको ज़्यादा डिले, ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारा इंतजार आपको करना पड़ेगा क्योंकि हम ब्रेक पे जा रहे हैं। Yes. आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, हम सब जदीद टेक्नोलॉजी के दीवाने हैं। एयरफोन्स हों, एयरपॉड्स हों, तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जो हिस्सा बन चुके हैं। चाहे म्यूज़िक सुनना हो, कॉल्स करनी हो या गेम्स खेलना हो, एयरफोन्स के बगैर ज़िंदगी कुछ अधूरी सी लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये छोटा सा गैजेट आपकी क़ुव्वत समात के लिए कितना बड़ा खामोश कातिल साबित हो सकता है? यही नहीं बल्कि बहुत से लोग एक दूसरे के एयरफोन भी शेयर कर रहे होते हैं। जिम्स में और क्लासेस में हमको ये देखने को मिलता है। लेकिन माहिरीन का कहना है कि ऐसा करने से ख़तरनाक इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है। एयरफोन्स को इस्तेमाल करने का दुरुस्त तरीका है कि और वो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी क़ुव्वत समात को बेहतर कर सकते हैं। इन तमाम सवालात के जवाब जान लेते हैं। हमारी गेस्ट और कंसल्टेंट ऑडियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर बिनिश खान। डॉक्टर बिनिश, आपको वेलकम कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। हमें ये बताएं कि रिसर्च तो ये बताती है कि जनाब एयरफोन का मुसलसल अगर आप इस्तेमाल करते हैं, क़ुव्वत समात आपकी जो है डिस्टर्ब होती है। कितना ख़तरनाक होता है इसका इस्तेमाल, आपकी क्या राय है? इसका इस्तेमाल इतना ख़तरनाक होता है कि ये हमारी इनसाइड जो कॉकलिया होता है उसको, नर्व को डैमेज कर देता है। वो इस तरह से डैमेज करता है कि वो इनसाइड, पहले कान के इनसाइड जो हमारे अंदर वॉल्यूम जाता है तो वो ट्रैवल होके, साउंड ट्रैवल होके इनसाइड कॉकलिया में चला जाता है। उससे वो 100% डैमेज स्टार्ट में नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता उसका डैमेज स्टार्ट होता है। तो अगर आपने यूज़ भी करना है वॉल्यूम तो उसको 85 डेसिबल्स तक रखें। ये 85 जो है वो कंसिडर करते हैं हम, इट्स ओके। बट अगर आप स्मार्टफोन्स भी आपको ये बता रहे होते हैं जी, कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम 85 डेसिबल्स तक नॉर्मल है। अगर आप 100 डेसिबल्स तक ले जाते हैं तो वो बिल्कुल आपके कान को डैमेज करता है बहुत बुरी तरीके से। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताइए हमारे नाजरीन के लिए, क्योंकि कभी कभी आपको कोई डिजीज़ हो रही होती है, कोई मसले मसाइल हो रहे होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता और आपको उस तरह फिक्र नहीं होती, आप कॉन्शियस नहीं होते। वो कौन से सिम्टम्स हैं जिनका हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए अगर वो नुमायाँ होने लग जाए हमारे सामने, कि फ़ौरन हमें फिर डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है? अगर आपको लगे कि आप सही नहीं सुन रहे हैं, दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं और उसको आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, आपको पीछे से बंदा आवाज़ दे रहा है, आप उसको मुड़ के नहीं देख रहे हो, तो ऑब्वियसली आप में इशू होगा। फिर फ़ौरन आप उसको नज़रअंदाज ना करें, फ़ौरन आप ऑडियोलॉजिस्ट के पास आएँ, अपने हेयरिंग टेस्ट करवाएं। सबसे पहले वो हेयरिंग टेस्ट करते हैं, उसके बाद वो प्रॉपर डायग्नोज करने के बाद आपको रिकमेंड करते हैं फाइनल ट्रीटमेंट। तो उस हिसाब से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि ये भी बड़ा रिवाज होता है, एयरफोन जो है वो शेयर किए जा रहे होते हैं, इससे इन्फेक्शन का कितना खतरा होता है और किस किस्म के इन्फेक्शन इससे ज़्यादा आम है जो कि देखने को मिलते हैं पेशेंट्स में? इन्फेक्शंस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, जिसमें ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है। ओटाइटिस एक्सटर्ना जो होता है वो एयर कैनाल के अंदर इचिंग स्टार्ट कर देता है, खारिश जो होती है कान के अंदर, वो ओटाइटिस एक्सटर्ना की वजह से होती है। कान में सोजिश, स्वेलिंग हो जाती है, तो वो इतना ख़तरनाक होता है कि वो कान से पीप भी आना स्टार्ट हो जाती है, वो ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है, वो बहुत गंदा हो जाता है फिर कान पेशेंट्स का, तो वो सुन भी नहीं पाता प्रॉपर, उससे वो कान में पेन भी बहुत ज़्यादा होती है, उनको दर्द भी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो इस तरह एयरपॉड्स को शेयर करने से ये, यानी केयर करें, शेयर ना करें। जी एक दूसरे। अच्छा, ये भी बताइए कि जो वायरलेस एयरपॉड्स हैं, ये इनकी जो रेडिएशंस है किस हद तक ख़तरनाक है? क्योंकि ये भी कुछ आर्टिकल्स और रिसर्च के अंदर आए कि कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को ये डैमेज करती हैं। क़ुव्वत समात तो होती ही है ख़राब, लेकिन साथ ही साथ आपके बहुत सारे नर्व्स भी डैमेज होते हैं ब्रेन के। जी बिल्कुल, IF रेडिएशंस होती हैं जो कि इनसाइड ब्रेन को डैमेज करती हैं। हमारे ब्रेन के बहुत सारे ऐसे नर्व्स हैं जो कि कान के साथ इंटरनली लिंक्ड होते हैं, तो वो अगर आप उसको लगा के छोड़ दें ऐसे एयरफोन्स को, तो वो ब्रेन को भी इनसाइड डैमेज करती है। आपको आपकी जो एबिलिटी होती है ना, कॉग्निटिव एबिलिटी हम जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। आप उस चीज़ों को सही समझ नहीं पाते, अटेंटिव नहीं हो पाते, मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपको एंजाइटी और डिप्रेशन हो जाता है, आप आइसोलेट हो जाते हैं, तो ये इश्यूज होते हैं साइकोलॉजिकल। डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि ऊंचा सुनने की बीमारी भी फिर आपको लाहक हो जाती है इसकी वजह से, और ये भी बताएं कि नेचुरली अगर हम बात करें तो किस एज से आपकी क़ुव्वत समात कम होना शुरू हो जाती है? क्या होती भी है या नहीं? नेचुरली अगर हम बात करते हैं तो वो कॉग्निटिव, इसमें ये होता है कि कॉन्जेनिटल लॉस होता है। बचपन से अगर बच्चा जो है पैदा होने से पहले
जो इश्यूज होते हैं ना मदर्स में, तो वो बच्चा जब पैदा होता है तो वो फ़ौरन आपको रिस्पांस नहीं कर पाता, बच्चा क्लैप से रिस्पांस नहीं करता, आई ब्लिंक नहीं करता, आवाज़ दो तो वो आपको उससे उस तरह से रोता नहीं है बच्चा जिस तरह से रिस्पांस देना चाहिए, तो उसको हम कॉन्जेनिटल हेयरिंग लॉस बोलते हैं। इसमें तो फ़ौरन हेयरिंग स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए। तो ये पेरेंट्स ये बताइएगा सफाई के हवाले से कि कान की किस टाइम इंटरवल के बाद सफाई करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमने देखे हैं कि वो डेली बेस पे बात के बाद सफाई कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ पेन के साथ, कोई ना कोई नुकीली चीज़ के साथ। कितने टाइम इंटरवल के बाद सफाई करें और किसके साथ सफाई करनी चाहिए, और करनी भी चाहिए या नहीं? सफाई करनी चाहिए, बट आप उसको वो एयर उसका इस्तेमाल ना करें। जो हमारे होते हैं कॉटन बर्ड्स होते हैं उसका यूज़ ना करें। जी, कॉटन बर्ड जो है इनसाइड कान को डैमेज करता है, क्योंकि वो अगर आप कान के अंदर करते हैं तो वो वैक्स को मज़ीद पुश कर देता है इनसाइड। तो जब मज़ीद पुश होती है तो वो इनसाइड कान के पर्दे पे चिपक जाती है और कान का पर्दा भी डैमेज हो जाता है, इससे फिर रेशा आना स्टार्ट हो जाता है कान से। डॉक्टर साहिबा, इससे पहले आपने बड़ी अहम बात की, आप बच्चों से मुतालिक बात कर रही थी, उससे मुतालिक मैं जानना चाहूँगा कि मतलब ऑटिज़म में भी हम देखते हैं कि कहते हैं, डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं कि आप हेयरिंग टेस्ट करवा लें अगर बच्चा प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा आपकी बात पे। तो हमें ज़रा ये बता दें कि कौन सी ऐसी टिप्स हैं कि आप ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले खुद से भी देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई इसको हेयरिंग का इशू है भी या नहीं है? पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे को क्लैप से चेक करे, क्लैप करे, और आप बर्तन गिराए ज़मीन पे उससे भी, और दरवाज़ा बंद करने से, कि दरवाज़ा बंद करने पे बच्चा एकदम से मुड़ के देख रहा है कि नहीं। इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ होती है। प्ले भी करवा सकते हैं, टॉयज़ के थ्रू भी वो साउंड दे के, मोबाइल के थ्रू साउंड दे के, तो उससे भी वो चेक कर सकते हैं। आई ब्लिंक चेक करना होता है बच्चे का। आई ब्लिंक इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस। तो बाकी जो है बच्चा जो है डर रहा है कि नहीं आवाज़ पे, वो रिस्पांस इस तरह से कर रहा है कि नहीं, तो वो चीज़ें पेरेंट्स को देखनी चाहिए कि वो रिस्पांस किस तरीके से कर रहा है। कुछ बिहेवियर जो होते हैं बच्चों में इश्यूज भी आ जाते हैं, तो वो बिहेवियर इश्यूज के साथ जो बच्चे होते हैं उसके लिए तो आपको हेयरिंग टेस्ट पहले करवाएं, फिर उसके बाद साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि बच्चे समटाइम नॉर्मल भी होते हैं। वो इसलिए यानी पहले आपको उसकी कुव्वत समात चेक करवा लेनी चाहिए, फिर साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। एक तो आपने ये जो साइकिल है ये दुरुस्त कर दिया कि पहले किसके पास जाना है और बाद में, और दूसरा आपने जिस तरह से हाईलाइट किया कि सब कुछ शेयर करें लेकिन ये एयरपोर्ट शेयर ना करें, ये बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और नाजरीन, आपने फिर जान ही लिया कि क्या करना चाहिए एयरपोर्ट्स को इस्तेमाल करते हुए, कितना जो वॉल्यूम है वो आपको सुनना चाहिए। तो अब आप पे है कि आप इस पर कितना अमल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें तो हुकूमत दावा कर रही है जनाब कि महंगाई 38% से कम होकर 4% तक आ गई है, और खाने पीने की चीज़ें इतनी सस्ती हो रही हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें सस्ती हुई भी हों, मगर ड्राई फ्रूट की अगर हम बात करें तो जनाब उसकी कीमतों पर कोई ख़ास असर दिखाई नहीं देता, बल्कि खुश्क मेवाजात की कीमतें गुज़श्ता साल की निस्बत मज़ीद बढ़ गई हैं। ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में इजाफे की क्या वजह है और ये अवाम की पहुंच से दूर क्यों है, इसी पर रुबीना यूसुफ की ये खुसूसी पैकेज देखते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान और मैं हूँ रुबीना यूसुफ। आज हम लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट में मौजूद हैं और आज हम बात करने वाले हैं खुश्क मेवाजात पर। सर्दियों का मौसम अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है और खुश्क मेवाजात की डिमांड भी पड़ जाती है इस मौसम में। और ये जो खुश्क मेवाजात है ये ना सिर्फ हमें वार्म अप करते हैं बल्कि हमारी सेहत के लिए भी बेहद मुफीद है। लेकिन इनकी कीमतों की अगर बात की जाए तो प्राइसेस इनकी हमेशा बहुत हाई रहती हैं। जैसे लास्ट ईयर जो चिलगोज़ा था वो 14,000 रुपये किलो था, लेकिन अब जो चिलगोज़ा है वो 16,000 रुपये और 18,000 रुपये है, और जो बाकी पिस्ताशियो हैं और वो 4,200 रुपये पर किलो, और जो है मूंगफली उसका रेट भी बहुत बढ़ रहा है। फिर सबसे पहले हम जो है दुकानदार उनसे बात कर लेते हैं कि ये महंगा क्यों है। बाकी उसके बाद फिर हम आवाम से बात भी करते हैं कि उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा इतना महंगा क्यों है ये ब्लूज? ड्राई फ्रूट तो बहुत महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगी है। मूंगफली 400 रुपये किलो सी 450 रुपये किलो, बड़ी मूंगफली ये 1000 रुपये किलो 1200 रुपये किलो बिक रही है। वो मूंगफली छोटी 200 रुपये किलो थी, वो 700 रुपये किलो हो गई है। सिर्फ 200 रुपये किलो से 700 में किस तरह से इतनी बड़ी? 3 साल में फर्क पड़ा रेट में। पिछले साल 400 रुपये थी, अब 700 रुपये है। हर साल महंगाई बढ़ती जा रही है।
तो कस्टमर्स आते हैं आपके पास? कस्टमर आते हैं जो मजदूर आदमी है, जिन्हें 1000 रुपये दिहाड़ी, 30,000 रुपये दिहाड़ी लेनी है, वो मूंगफली 1000 रुपये किलो क्या खाएगा? वो घर जाके अपना घर वालों को देखेगा या मूंगफली खाएगा? बादाम का रेट? बादाम गिरी 2400 रुपये किलो है, 3200 रुपये किलो है बादाम गिरी। ठीक है। तो बादाम गिरी भी जो 3200 रुपये है वो 1800 रुपये किलो थी। ड्राई फ्रूट सब महंगा हो गया। अब काजू 2200 रुपये किलो था, काजू 4000 रुपये किलो हो गया है। ठीक है। अच्छा, चरगोजा था 4000, 5000, 6000, वो 18000 रुपये किलो, 16000 रुपये किलो बिक रहा है। वो क्या खाएगा हमारा बता? गरीब आदमी क्या? 12,000। अच्छा, मुझे याद है मैंने ना लास्ट ईयर अपने हाथों से खरीदा था, वो 14,000 रुपये था और अब 18,000 रुपये होते। 14 चल रहा है, 14, 18, 12 यानी कि 6, 4, 5,000 रुपये रेट था। तो आपको लगता है कि महंगाई से फर्क पड़ा है, लोग अब नहीं आते? आप काम आधा भी नहीं रह गया। जैसे मूंगफली 200 रुपये किलो थी, यार बंदा कह रहा था मूंगफली बच्चों के लिए कर ले जाए। ड्राई फ्रूट हर चीज़ को फरोड हो गया, कोई भी चीज़ लगा लें आप, डबल तो ट्रिपल रेट हो गया। सस्ता था तो पूरे मजदूर आदमी भी कहता है यार मैं भी बच्चों के लिए ले जाऊँ। अब 16,000 रुपये किलो चुकूंगा, कौन खाएगा? 2,000 रुपये था, कोई कहता है यार पाव ले जाओ, 500 गया, पाव 4,000 रुपये का। हर चीज़ को आग लगी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है हर चीज़ में, काम आधे से ज़्यादा भी नहीं रह गया। अच्छा, इसकी वजह क्या है? महंगा क्यों है? क्या इसकी इंपोर्ट बहुत महंगी है या फिर ये बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है? क्या वजह है? ये कुछ पीछे से महंगा होता है, कुछ ही खुद महंगा कर देते हैं। जिससे मार्केट वाले ना इतना आग महंगा नहीं होता जितना वो आगे से महंगा कर देते हैं। जैसे पीछे से माल लेके आते हैं, कोयटा से आता है माल, 200 रुपये की चीज़ आती है, यहाँ वो उनको 250 की पड़ती है, 250 की यहाँ पे देती है, 450 की। अच्छा, डबल कर दिया। डबल, कुछ महंगाई पीछे से इतनी होती है वो आगे से डबल कर देते हैं खुद ही। तो हर तरफ मार्केट में यही चल रहा है। मौजूदा मार्केट अकुरी मंडी है, वैसा पुतर वैसे ही है। मैंने इनकी शॉप पर ये देखा चिलगोजा, और मैं यही रुक गई कि चिलगोजा देखने को मिल रहा है। चिलगोजा आजकल वाकई देखने को मिलता है कि महंगाई इतनी हो गई है, बस गवर्नमेंट का है इशूज़। अब जब तक महंगाई कम थी, कस्टमर का रुझान बहुत ज़्यादा था, कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। और जब से महंगाई ज़्यादा हुई है तो कारोबार बहुत कम हो गए हैं। ड्राई फ्रूट तो वैसे ही आपको पता है सर्दियाँ वैसी हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट इस टाइम लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। कुछ खरीदा आपने? जी खरीदने हैं जी, बस रेट पता की है, तो रेट माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा रेट है, तो खरीदारी करना बहुत मुश्किल है। कुछ खरीदा आपने? खरीदे क्या जी, महंगाई बहुत ज़्यादा, क्या खरीद सकते हैं? पसंद क्या है? खुश मेवाजात में कौन सी चीज़ें जो आपकी पसंद? हर चीज़ बंदे का दिल होता है मैं खरीद लूँ, लेकिन अपनी पॉकेट देखनी पड़ती है। अगर आवाम की या किसी भी बंदे की पॉकेट में इस्तात नहीं है तो वो क्या खरीदेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर बताइएगा, कुछ खरीदा अभी तक? अभी तो खरीदा तो नहीं, अभी तक तो मैं भाव पूछ रहा हूँ चीज़ों पे। क्या अच्छा लगा? किसका भाव आपको लगा कि ये चीज़ खरीद ली? तो जो चीज़ का भी भाव पूछते हैं वो मेरी हैसियत से बाहर है। पसंद क्या है आपको? सब कुछ ही पसंद है, महंगाई इतना है, कुछ ही मिलता ही है खाने को। आप क्या खा रही हैं? चने। अच्छा, चने खा रही हैं। खरीदने क्या आई हैं आप? खरीदने क्या आई हैं आप? चने खरीदने आई हैं। पसंद क्या है आपको खाना? मुझे पसंद यही बात, चने। अच्छा, वैसे महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, तो बच्चों ने चिलगोजा की शक्लें देख ली है? ले गए नहीं आता, गरीब लोग करेंगे। लाहौर में महंगाई इतनी है, कुछ खरीद भी नहीं सकते। कौन खरीदे? बच्चों की ख्वाहिश नहीं पूरी होने, जिन्हें किन्हें लेना है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने शॉपकीपर से बात की है, बाकी जो कस्टमर्स से उनसे बात की है, तो लोग कुछ खरीद नहीं पा रहे। महंगाई बहुत ज़्यादा है। जैसे कि चिलगोजा का जो रेट था 14,000 था, अब वो 16,000 से 18,000 रुपये हो गया है। काजू, बादाम वगैरह ये सारी चीज़ें उनकी अब पहुंच से बहुत दूर है। लोग खाना तो चाहते हैं, उन्हें पता है कि आजकल सर्दी है और उनकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन वो ख़रीद नहीं पा रहे हैं। और जैसे कि हमने दुकानें भी देखी हैं, खाली पड़ी हैं, कोई कस्टमर नहीं आता। तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। बाकी लोग हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो हमें थोड़ा सा रिलीफ दे दे ताकि हर एक की पहुंच में आ सके। और उम्मीद है कि आपको ये आज का सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो नाजरीन, आपने ड्राई फ्रूट्स पे देखा रुबीना यूसुफ का ये खसूसी और खूबसूरत सा पैकेज। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए ख़ास है। हमें मालूम होता है क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप मज़ीद देखना चाहते हैं।
कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।